अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान की जानिब से एक सनतकारों के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए तैयार हैं, जो मर्जी बैठे, चार्टर ऑफ इकॉनमी अब होगी। उन्होंने भारत को भी एक पैगाम दिया कि मजाक मत उड़ाएं, मेरे सनतकारों के अंदर इतनी पावर मौजूद है कि $100 अरब अचीव कर सकें टारगेट बरामदात के अंदर। ये कॉन्फिडेंस का लेवल था जो उन्होंने उजागर किया। तो एक्सपोर्टर्स सनतकार खड़े होकर बिल्कुल बेसाख्ता तालियां बजाने पे मजबूर हो गए। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस अगर सनतकारों को दिया जाएगा तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान के सनतकार इतनी पावर रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करें। कोविड के अंदर भी ये हुआ। अपने मसल्स के ऊपर सनतकारों ने $30 अरब का एक रिकॉर्ड जो सतह थी उसे अबूर किया। आने वाले सालों में मज़ीद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दरामदात के ऊपर पाबंदियाँ उठा ली गई, बेशुबा वो IMF की शर्त थी। IMF प्रोग्राम अगर मंजूर हो जाता है तो क्या होगा, ये सब सिनेरियो जो है। और एक EFS स्कीम जिसे बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, उस स्कीम के फ़वाइद बहुत नज़र आ रहे हैं। फ़ायदा उठाया जा सकता है या नहीं, ये सब कुछ सनतकारों के आगे रखेंगे। और बड़े सनतकारों के साथ ये आज के प्रोग्राम के अंदर उनके सामने पॉइंट्स रखते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और पाकिस्तान के बढ़ने के हवाले से टेक्सटाइल की बरामदात के फ़रोग में कितने चांसेस मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो बात करें टेक्सटाइल के ऊपर। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है पाकिस्तानी बरामदा हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर आगाज़ के अंदर जहां भी ब्रेक शुरू हो तो ये कहते हैं कि 64% ज़ायद हिस्सा रखता है, वो भी कमोबेश 60 हो गया इस माली साल के ताहाल अभी तक के अदाद शुमार के मुताबिक। और इसी के दौरान अगर देखें LSM जो सबसे बड़ा वॉल्यूम टेक्सटाइल LSM के अंदर रखता है, उसके अंदर भी अपना एक अहम हिस्सा जो है वो खोता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 104 वॉल्यूम की बात करें जो मजमूई 10 महीनों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर 18% से ज़ायद का वॉल्यूम सबसे बिगेस्ट वॉल्यूम रख रहा है, लेकिन 33% की गिरावट सिर्फ एक महीने के अंदर है। और दूसरी तरफ एक बड़ी हॉट मीटिंग आसिफ अली जरदारी के साथ जो पाकिस्तान के बड़े सनतकारों की होती है, उठ के उनके लिए क्लैपिंग की जाती है। उनका मोमेंटम जो लेवल था स्पीकिंग का, और ख़ासतौर पर जो ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल था उन्होंने दिया है, उस पर सनतकार कह रहे हैं कुछ चीज़ें अच्छी हैं। और साथ ही एक और बिल जो दरामद के तौर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ IMF की शराइत के ऊपर उठा ली गई हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जोनल चेयरमैन एप्टमा मौजूद है नवीद गुरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये सब कैसे देखते हैं? बहुत सारी हैपनिंग्स बजट के फ़ौरन बाद हुई है, पोस्ट बजट की, बल्कि बजट के फ़ौरन बाद एक और बजट भी आ चुका है और टैक्स नेट बढ़ा दिया गया। दरामद के ऊपर जितनी पाबंदियाँ थी वो हटा ली गई। जरदारी साहब की स्पीच, ये सबको आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं जहाँ खड़ी है खसारे के अंदर, क्या इसके बढ़ने के चांसेस आने वाले माली साल में पैदा हो जाएंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है चीज़ें जो पॉजिटिव जो है अंदाज में मूव कर रही हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है कि जो उनको रीजनली कम्पटिटिव टैरिफ है बिजली का और गैस का वो दिया जाए, ताकि वो जो रीजन की बाकी मुल्क हैं उनके साथ एक मुकाबला कर सके। अगर वो दे दिया जाएगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी क़ुव्वत तो है कि वो मुकाबला कर सकती है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को, जैसे पहले भी कई दफ़ा बात होगी, बढ़ाना पड़ेगा, उसमें नई नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी। पोटेंशियल जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा है। हम इसको बहुत आसानी के साथ 2 सालों में डबल कर सकते हैं। सिर्फ हुकूमत की जो है थोड़ी सी मदद, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोई आपसे सब्सिडी नहीं मांग रही। वो कह रही है कि जो कीमत है वो क्रॉस सब्सिडाइज दूसरे अदारों को नहीं कर सकती। जो बिजली की कीमत है वो हमसे लें, हम क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में भरपूर उम्मीद है। जरदारी साहब के साथ जो मीटिंग हुई है बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बातें की हैं। बलूचिस्तान में कॉटन उगाने के मतलब बड़ी अच्छी बात की है। उसके बाद बांग्लादेश वाली उन्होंने बातें की हैं। तो होपफुली थिंग्स विल बिकम बेटर। अच्छा, एक जरदारी साहब ने जो बड़ी मेन बात की तो वो अंडर द कवर चीज़ें हमारे पास भी कुछ देखने में आई कि चल रही थी। ईरान गैस पाइपलाइन जो कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है। यही पहले भी ये सुना गया जो ज़राए के मुताबिक कि अमेरिका को नहीं बताया गया, लेकिन पाइपलाइनें दोनों मौजूद है, सिर्फ कनेक्शन होने वाला है। जो जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया कि हमारी भी लाइन बिछी हुई है, उनकी बिछी, सिर्फ कनेक्शन होने वाला है। ये कनेक्शन होगा तो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट मिलेगी। तो आपको लगता है कि अगर ये गैस हमें वहाँ से मिल जाती है और सपोर्टिव प्राइस पर मिल जाए बहुत अच्छे तरीके से टेक्सटाइल को, तो एनर्जी का एक जो बड़ा वॉल्यूम है पीछे से अल्टरनेट बिजली सोर्सेज के ऊपर भी बनाई जा सकती है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक सेटबैक जो पड़ा हुआ है उसे बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें जो मामला है, अगर आप ईरान की पोजीशन को देखें तो सऊदी अरब के साथ भी उसकी अब सुलह हो चुकी है। तो उस वजह से ईरान जो है वो पॉजिटिव बुक्स में जा रहा है अमेरिका की। तो अमेरिकन गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर सिर्फ सेंक्शन उठा ले और पाकिस्तान को कोई, अगर ये पाइपलाइन बिछाने के ऊपर कोई जुर्माना ना करे, तो होपफुली थिंग्स विल बिकम बेटर। बिकॉज ईरान एक वाहिद मुल्क है जिसकी एनर्जी की प्राइसेस दुनिया में सबसे नीचे हैं और उसके ऊपर कोई टैरिफ भी नहीं पड़ता।
कोई उसको बचाने का ख़र्चा नहीं पड़ता। तो हमें उम्मीद है कि अगर ये काम हो जाए तो बहुत ही अच्छे असरात होंगे इंडस्ट्री के ऊपर। नवीद साहब, बजट के बाद एक और बजट तो आया, लेकिन इसके अंदर टेक्सटाइल का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया कि टोटल दरामदात के ऊपर से पाबंदी हटा दी गई। क्या इससे जो कम होती, एक गवर्नमेंट ने एक टैक्टिक खेला था जो इसहाक डार साहब ने कि दरामदी बिल को कम करके उन्होंने तजारती सारा तो कम कर लिया, लेकिन साथ बरामदात भी गिर गई। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा $45 अरब का तकरीबन ये अपनी दरामदात को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। तो गैर ज़रूरी दरामदात भी अब तो खुली छूट मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है दरामदात के बिल के जितनी पाबंदियां हटने से अब बरामदात को फ़ायदा होगा और हमें अपने रास्ते का तयन ज़रूर करना होगा? बजट कोई हेल्पफुल है टैक्स? देखिए, इस तरह होता है कि जब भी हम कोई चीज़ अब कारोबार कर रहे होते हैं तो हर चीज़ पाकिस्तान में नहीं बनती। कई ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो उनको इंपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी जो पिछले कुछ जो 6-8 महीने के अंदर जो बहुत जो सनतें बिल्कुल टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर थी, उनकी तो एलसियाँ खुल रही थी, बाकी लोगों की एलसियाँ खुलनी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो लोकल जो रॉ मटेरियल्स आ रहे थे, जिसके अंदर विस्कोस है, जिसके अंदर पॉलिएस्टर है, जिसके अंदर टेंसिल है, उसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ गई थी। अब उम्मीद है, और बाकी हमारी क्योंकि इम्पोर्ट नहीं हो रही थी, हम स्पेयर पार्ट भी नहीं मंगा सक रहे थे। अगर वो इम्पोर्ट नहीं होगी तो ना हमारी मशीनें चलेंगी ना कुछ होगा। तो इसका मुस्बत जो है वो हमारा ख्याल है कि असरात पड़ेंगे जो इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी उठाएंगे। अच्छा, एफपीआर और कस्टम सबसे ज़्यादा जोर इस वक्त ईएफएस स्कीम पे दे रहा है। क्या ये एक स्कीम पाकिस्तान के लिए रेवोल्यूशनरी है? 2021 में आई, लेकिन उसका ख्याल अब जाके आ रहा है कि अब इसको अमल दरामद करवाना होगा, चोर बाजारी रुक जाएगी, ख़ास तौर पर जो फेक इनवाइसेस है वो रुक जाएगी, और जितनी दरामद करेंगे उतनी बरामद कर सकेंगे, लोकल मार्केट भी इससे इस्तेकाम का शिकार होगी। क्या ये सब कुछ सही कहा जा रहा है? इससे फ़ायदा होगा? जी, आप सही कह रहे हैं। इसमें हुआ क्या था कि जो ये स्कीम थी ना, ये इसमें बाकी स्कीमें भी साथ चल रही थी, जिसमें DTRE है, वो सब चल रही थी। अब वो सब स्कीमें फेज़ आउट होंगी, वो अगस्त तक वो तमाम स्कीमें फेज़ आउट हो जाएंगी और सिर्फ एक ही स्कीम रह जाएगी, EFS। लगता तो है कि एक अच्छी स्कीम है। इसके अंदर जो है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टरों को भी फ़ायदा होगा। तो हमारा सिर्फ एक मसला था, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर नहीं हैं, तो हमारा जो वो है वो किस तरह हमारा जो रिफंड है उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, इसके थोड़ी सी अभाम है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर खास तौर पे अगर आपका, जैसे आप खाम माल ले रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड होगा, आप भी रजिस्टर्ड होंगे, तो सेल टैक्स ही वेव ऑफ हो जाएगा। ये तो फिर एक बहुत बड़ा मुतालबा जो एक्सपोर्टर्स का था वो पूरा हो जाएगा इसकी शक्ल में। तो बिल्कुल सही है जी। देखें, अगर सबसे बड़ा खर्चा सेल टैक्स का है। अगर सेल टैक्स जो है वो तकरीबन 9 से 10 महीने एक एक्सपोर्टर को या एक को नहीं वापस मिलता, तो वो अगर आपने देना ही नहीं है, पहले भी यही थी, आपको याद होगा जो लास्ट में 2011 में उन्होंने बिल्कुल सेल टैक्स हटा दिया था, तो वो फिर दोबारा लग गया। उसकी क्या वजूहत थी उसके बारे में हम अलग बहस कर सकते हैं। तो जो ये, क्योंकि आज जिस वक्त 25% के करीब इंटरेस्ट रेट है, तो उस दौरान सेल टैक्स को हमारा एक्सपोर्टर फाइनेंस नहीं कर सकता। तो होपफुली इट विल हैव बी अ बेटर स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो आपको लग रहा है कि अब जो इसहाक डार साहब ने भी कहा कि बरामदकारों के लिए बहुत सारी हम सहूलत देंगे, उसके ऊपर पाबंदियाँ हटाई जाएंगी, और जो भी है, अगर कपास हमारी इतनी अच्छी हो जाती है, पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, तो उसके मुकाबले में हम जहाँ खड़े थे वहाँ से कुछ आगे मूवमेंट का है चांसेस? क्योंकि जरदारी साहब ये कह रहे थे जो जैसे बांग्लादेश में जाके इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, हम अपने अब हमारा एक पोर्ट का भी दुबई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जो कि कराची का। तो क्या आपको लगता है इन चीज़ों से बहुत तेज़ रेवोल्यूशन आ रही है, और फिर B2B ट्रेड ईरान अफगानिस्तान जो रूस से हमारी शुरू हुई है उससे कोई फ़ायदा होगा? और वेरी सेकेंड इसके साथ ही जो रूस का तनाज़ा अपने मुल्क के अंदर खड़ा हो गया, उसके कोई इफेक्ट्स हमें आते नजर आएंगे? रूस का तनाज़ा तो मेरे ख्याल में जो पुतिन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो अपने तनाज़ा खुद हल कर लेगा, तो उसका इतना बड़ा असर जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर नहीं पड़ेगा। और जो जहाँ तक आपने B2B ट्रेड की बात की, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हमारा इन मुल्कों के साथ लोकल करेंसी या बार्टर सिस्टम के ऊपर काम शुरू हो जाए, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसके अंदर चाइना भी अगर किसी सूरत में आ जाए, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, उन मुल्कों को भी होगा। तो जो अगला जो है साल, वो शायद इस साल जो पिछला गुजरा है उससे शायद बेहतर हो, क्योंकि बाहर भी जो रिसेशन है, वो रिसेशन जो होता है वो देखिए एक ग्राफ होता है। अब ये हम लोवेस्ट ऐप के ऊपर मेरे ख्याल में पहुंच गए। अब यहाँ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएंगी, बाहर डिमांड क्रिएट होगी, और उसके बाद अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर हो जाए। अच्छा, एक आखिरी चीज़ के आसिफ जरदारी साहब ने जब गौहर एजाज साहब को कहा
क्योंकि आपके ग्रुप लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो इन्हें बहुत बार कहा कि आप वजारत ले लें। तो इस हद तक जाके जब इंडस्ट्रियलिस्टों को इनकरेज किया जाएगा तो लगता नहीं कि माहौल कुछ बेहतर होगा, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी का और ये गिले शिकवे बड़े थे कि कोई सुना नहीं जाता, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। जब स्टेक होल्डर्स को इस हद तक जाकर इनकरेज किया जाएगा तो एक माहौल जो है इंडस्ट्रियल फ्रेंडशिप जो है वो परवान चढ़ेगी। डेफिनेटली जी, देखिए हम सिर्फ मुतालबा ये होता है कि आप हमारी बात को सुनें। देखिए अगर हम कोई चीज़ गलत कह रहे हैं तो हुकूमत बहस करके हमें समझाए कि आप यहाँ पे गलत हैं। अगर आपकी बात को सुना जाएगा, हाईएस्ट लेवल पर सुना जाएगा, फिर जब आपकी बात को हाईएस्ट लेवल पर सुना जा रहा होता है तो उसका फ़ायदा एक ये होता है कि नीचे वाले भी जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे वाले भी होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं कि इनकी एक्सेस ऊपर तक है, तो उसका फ़ायदा लाजमी होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नवीद गुलजार साहब ने कही कि जब एक मैसेज होता है, जब लीडरशिप या कोई इस लेवल का शख्स जो कि साबिक सदर भी हैं, पार्टी के को चेयरमैन भी हैं और इसके साथ साथ इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट के एक अहम सहारे के तौर पर आने वाले प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर बड़ा अहम रोल होगा, उनकी गवर्नमेंट हो सकती है। अगर ऐसी शख्सियत के हामिल लोग ये बड़ा कॉन्फिडेंटली जब इंडस्ट्रियलिस्टों को बैठा के ऐसी बातें करेंगे तो जो लोग रुकावट बने होते हैं उनको एक मैसेज जाता है कि अगर हमने कोई रुकावट पैदा की तो ये फिर यहाँ से ये सारा सिस्टम दोबारा से चलेगा। और इनकी अप्रोच भी है, इनके मसाइल भी सुने जा रहे हैं, इनको हल भी किया जा रहा है और इनको पावर के अंदर रखा जा रहा है और सुना जा रहा है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल में नवीद साहब ने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उम्मीद भी है। और चीज़ें जिस लेवल पर जा चुकी थी पूरी दुनिया में अब रिवाइव बैक हो रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये सिलसिला चलता है। हम भी अगर पूरे रीजन में कंपेटिटिव एनर्जी के प्राइसेस देते हैं तो यकीन तौर पे कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसा शक मौजूद नहीं है पीछे कि हम ग्रो ना करें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन ख्वाजा हमजा साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब क्या हालात वाक़या देख रहे हैं आप? अभी हालिया दौरा भी करके आए हैं, क्या जो बायर है वो ट्रस्ट कर रहा है या ट्रस्ट लेवल तो हमारा कोई डगमगाया नहीं है? और क्या एक रिसेशन जो पूरी दुनिया में बार बार रिसेशन का एक नाम लिया जाता है, क्या वो अब हटता हुआ झटता हुआ ये बादल दिखाई दे रहे हैं रिसेशन के? सुना ये जा रहा है कि कुछ माहौल बेहतरी की तरफ है, क्या ये हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फार एज रिसेशन इज़ कंसर्न, मैं 2 दिन पहले यूरोप से आया हूँ और मैं शॉपिंग मॉल्स भी विज़िट किया कि मैं देखूँ फुटफॉल कैसा है। एग्जैक्टली कोई रिसेशन नहीं, मॉल्स भरे हुए हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। और उसी हिसाब से जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं अपने कंपेटिटर्स का, बांग्लादेश का, वियतनाम का, वो ग्रोइंग प्लस मोड में है। तो ये वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए हम रिसेशन के लफ्ज़ का सहारा लेते हैं। ये अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी इंटरनल हैं। बिल्कुल हम पॉजिटिव ग्रोथ में जा सकते हैं और उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है हुकूमत की फिस्कल पॉलिसीज़ की। एक इंडिविजुअल वो अपनी लिमिट्स में मेहनत कर रहा है और करता भी है, लेकिन अगर वो पॉलिसी सपोर्ट करें तो वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वरना वो मेहनत अकारत जाती है, ज़ाया जाती है। अब हुकूमत ने अगर ये फ़ैसला किया है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पर जो कर्व था वो लिफ्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक पॉजिटिव स्टेप है और उसका नतीजा भी निकलेगा इंशाअल्लाह। अब तो ये ईद की छुट्टियों के दिन शुरू होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक इजाफ़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी ये दुआ है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट रहें, स्टेबल रहें। जब वो फौरी तौर पर चेंज हो जाती हैं तो फिर वो डायरेक्शन हम गुम कर बैठते हैं, लूज़ कर देते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो इस वक्त मीडिया में ख़बरें आ रही हैं हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से कि इफ़ दोज प्रूव ट्रू और वो कंसिस्टेंट रहें तो दोबारा रिवाइवल हो सकती है
जो हमने शेयर लूज़ किया है। अगर इसहाक डार की तकरीर सुने तो वो कहते हैं कि बरामदकारों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिलीफ देंगे, और एक EFS स्कीम ख्वाहिश साहब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बाकी स्कीम वेव ऑफ हो जाएंगी, ये रहेगी, यानी कि आप खाम माल रजिस्टर्ड से लेंगे, रजिस्टर्ड को बेचेंगे तो सेल टैक्स का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो स्किप आउट हो जाएगा। और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी एक हुकूमती नुमाइंदे बल्कि उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने जैसे सनतकारों से बात की है, खड़े होकर तालियाँ सनतकार बजा रहे थे, वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए कि जैसे वो उनको बहुत कुछ देने के लिए रेडी बैठे हैं। देखिए, हम लोग तो कोई भी कोई अच्छी बात कहेगा तो तालियां बजाने में हम माहिर हैं। जरदारी साहब हुकूमत के बिल्कुल साथी हैं, लेकिन जो डिलीवर करना है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करना है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चंद दिन पहले जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें कई एक बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस वो लेके आए हैं। तो मैं तो पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी दुआ है कि ये कंसिस्टेंसी रहे, सस्टेनेबल पॉलिसीज़ रहें, जो भी रहनी है। जहाँ तक टैक्सेस का तल्लक है, मुझे ख़दशा है और बिला वजह नहीं कि एक्सपोर्ट सेक्टर भी शायद उसकी लपेट में आए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनकम किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पर वो सुपर टैक्स वो लगा रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो करेगा तो वो सुपर टैक्स स्पेसिफिकली ट्रेडर्स को लेके आ रहे हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड जिनकी 30 लाख से बढ़ा के उन्होंने जो शर्त है वो 50 तक में है, 50 करोड़ तक ले गए, जब 50 लाख तक ले गए हैं, ताकि वो सुपर टैक्स का एतराज़ जो ताजरों ने छोटे दुकानदारों ने किया था तो थोड़ा उन्होंने बढ़ा के सामने रखा है। ये तो एक सपोजिशन है ना, जो मैं समझता हूँ, जो आप समझते हैं, वो हम अपनी अपनी सोच के मुताबिक समझ रहे हैं। जो उसके लफ्ज़ हैं वो यही हैं कि एक इंडिविजुअल की इनकम पर वो एडिशनल 1% उन्होंने टैक्स कर दिया है। तो वो एक्सपोर्ट सेक्टर में विद होल्डिंग टैक्स वो एट सोर्स जो काटा जाता है, उसके बाद उसके जितने भी करैक्टर हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के, उनकी इंडिविजुअल इनकम भी तो डिक्लेयर होनी है ना। तो उस पर अगर वो सुपर टैक्स लगा रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट तो होगा सब पर। देखो साहब, एक बड़ी चीज़ चल रही है जो हमने आपसे प्रोग्राम में आप भी कहते रहे, हम भी कहते रहे, चार्टर ऑफ इकॉनमी। अब बात वो ईवानों के अंदर डिस्कस बड़ी हो रही है। जरदारी साहब ने भी यही कहा कि मैं तैयार हूँ जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी बेनज़ीर ने किया था, चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए मैं तैयार हूँ, करें, आए बैठे चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करते हैं। तो अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी के अंदर कुछ चीज़ें खदोखाल के तौर पर एक अच्छा ड्राफ्ट बन के सामने आता है, इसके ऊपर साइन हो जाते हैं, 10 साल की वो पॉलिसी आ जाती है, ये तो फिर बड़ी आइडियलिज्म की तरफ चीज़ें बढ़ जाएंगी। मेरे भाई, मैं नॉन पॉलिटिकल अदारे का को हेड कर रहा हूँ इस वक्त, PHMA को, और मेरा ये मैंडेट नहीं है कि मैं इस पर कोई ज़्यादा बात करूँ। लेकिन एक ज़ाती हैसियत में मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये डायरेक्शन इनकी सही नहीं होगी, वो जितनी मर्ज़ी कमिटमेंट्स कर लें। ये मेरे अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा कि जरदारी साहब नवाज शरीफ के घर गए, वहाँ उन्होंने कहा कि बिलावल और मरियम ये बहन भाई हैं और ये मिसाक जमहूरियत हम साइन करते हैं, और बाद में ये सर पटोल भी हुई और एक दूसरे को गालियाँ भी दी गई। तो ये सियासतदानों काम अपने हैं, लेकिन अगर हकीकत में अगर संजीदा होकर देखें तो फिर इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि संजीदगी आ जाए इनमें, तो ये मुल्क वाकई एशिया का स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पहले हमें फैसलाबाद को मैनचेस्टर बनाया गया, पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत अल्फाज हमें स्विट्ज़रलैंड के साथ बड़ा खूबसूरत नज़र आया मुझे, पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड की आंख से देखूँ। लेकिन बिलाशुबा अगर जिस हद तक नारे, वादे, वईद और दावे किए जाते हैं उनके ऊपर 1% भी अमल कर लिया जाए तो यकीनन तौर पे हम उन ममालिक में ज़रूर खड़े होंगे जो तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि तरक्की पजीर हैं, और हमें उसका फ़ायदा भी बड़ा अच्छा तरीके से होता नज़र आ सकता है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे बात करें सबसे अहम और फैसलाबाद की, बल्कि पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी फैसलाबाद गला मंडी है। साबिक़ सदर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं कि दरामदात के ऊपर एक बहुत बड़े मसाइल थे, बजट भी आ चुका है, बजट के बाद की सूरत हाल कैसे, दालों चनों इनके ऊपर बड़ी मुश्किलात थी, तमाम दरामदात जो हैं खोल दी गई हैं, IMF की एक बड़ी शर्त मुकम्मल हो गई है, LCs खुलेंगी, क्या लगता है माहौल अब बेहतर होगा, कुछ कीमतें नीचे आ सकती हैं, आवाम को महंगाई में कुछ रिलीफ मिल सकता है?
जी भट्ट साहब बहुत शुक्र, अपना डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला पहले से तो बहुत बेहतरी है। पहले तो बहुत महंगाई थी, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केटों में जो है दालें नीचे आई हैं, खाम माल जो हमारे आता है पाकिस्तान में। तो अभी हमारे कोई पोर्ट पे जो हमारे डॉलरों का मसला था, हमें स्टेट बैंक वगैरह डॉलर नहीं दे रहा था, अभी उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। तो मैं समझता हूँ अगर डॉलर थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आवाम को, हमारी जो पाकिस्तानी गरीब आवाम है, उसको काफ़ी सारा फ़ायदा पहुँच सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटों में पूरी दुनिया में तकरीबन दालें जो है उसके रेट नीचे आ गए हैं। अगर हमारा डॉलर तकरीबन नीचे आ जाएगा तो मैं समझता हूँ ये तकरीबन जो लोग हमारे महंगाई में पिस रहे थे, ये इनके लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। अच्छा, बाकी ज़रिए जिनास के हवाले से क्या कहेंगे? दालें हैं, इसके अलावा गंदम का भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसकी बोलियाँ लगेंगी। मैं उस पर आपसे एक मशवरा भी लेना, बल्कि ये कहेंगे कि एक आप माहिर हैं इस हवाले से गला मंडी के, तो इस पर आप क्या अपना तजिया रखते हैं कि जब बोली लगेगी तो क्या गंदम जो है वो 3800 वाली 4500 में तो जाएगी? जो दुकानदार हैं वो कहते हैं फ्लोर मिल्स की इजारादारी ख़त्म होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें हकीकत है आवाम को रिलीफ मिलेगा बोलियों से? असल में डोगर साहब ऐसे है, गंदम की माशाल्लाह इस साल फसल क्रॉप बहुत अच्छी हुई है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ने इसको तकरीबन जो इसका रेट है वो मुकर्रर किया हुआ है 100 रुपये किलो, 4000 मन के करीब गवर्नमेंट ने जो है मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन मैं समझता तो 100 रुपये किलो गंदम का रेट बहुत ज़्यादा इन्होंने मुकर्रर किया, लेकिन मंडी में भी 100 रुपये से भी कम किलो बिक रही है। ठीक हो गया जी। तो उसके असरात अब आवाम के ऊपर जब बोली लगेगी, बोली में तो फिर ये कीमत 4600 नहीं, 4500 तक ये तकरीबन बोली गंदम जितनी है ना, बोली में आती नहीं है ये, तो इसका रेट मुकर्रर है। तो जब मार्केट में फसल ज़्यादा आ जाती है तो रेट खाम खा जो गवर्नमेंट का रेट है उससे भी नीचे आ जाती है ये। तो अभी तकरीबन 3800-3900 रेट है, अभी 4000 से भी नीचे बिक रही मार्केट। बाकी अगर देखें घी है, चीनी है, उनके अंदर भी कोई रिलीफ? घी में तो माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केटें बहुत कम हो चुकी हैं, तो उसी हवाले से घी जो है पाकिस्तान में काफ़ी सस्ता हो गया है। तो चीनी जो भी इसका रेट नॉर्मल है, ना कुछ ज़्यादा ना कम है, तो यही चलता रहेगा, 2 रुपये 4 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा, कुछ ज़्यादा इसमें मंदातरी का चांस नहीं है। तो दरामदार से खुलने से जो एक बहुत बड़ा रुकावट थी, अब शिप्स जो हैं वो एकदम आएंगे तो माल भी एकदम से आएगा? तो माल काफ़ी सारे माल आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ पहले से तकरीबन 20 से 25 रुपये किलो दालें सस्ती हुई हैं। तो मज़ीद आगे जो है महंगी होने का कोई भी चीज़ चांस नहीं लगता मुझे, क्योंकि कुछ डॉलर भी थोड़ा नीचे आया है। ऊपर मार्केट है, ऊपर इंटरनेशनल मार्केटों में काफ़ी माल काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो बायर पाकिस्तान ही है, और इंडिया वगैरह में माल नहीं जा रहा है। इंडिया में अपनी काफ़ी क्रॉप है, तो इसी वजह से मैं समझता हूँ ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। तो जब माल ज़्यादा आएंगे तो हम रेट भी नीचे आएंगे फिर। अच्छा, एक चीज़ है कि अब पाकिस्तान तरीके से थोड़ी साइड पे हुई है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास अब खुल के खेलने का मौका हुआ है? तो अब इनके बयान से भी ये लग रहा है कि ये अब आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और कोशिश करके अमल दरामद भी कर रहे हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ तरीक़न साहब आगे पीछे जो हुई है ना, इससे थोड़ा ये जो सियासी कशमकश की मुल्क के अंदर, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा लोग सुकून से बैठ जाएंगे। जब मुल्क सुकून से चलेगा तो फिर कारोबार भी सुकून से चलेंगे। कारोबार भी सुकून से चलेंगे। बहुत शुक्रिया। असम आसिफ मौजूद है गला मंडी के हवाले से, उन्होंने अपडेट किया कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हमने किया सब यही कह रहे हैं कि उम्मीद पैदा हो रही है कि ग्रास रूट लेवल पे हालात बेहतर हैं। तो अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी कोशिश करे तो चीज़ें मज़ीद बेहतर और फ़ायदेमंद हो सकती हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जब बड़ी मार्केट्स की बात करें, एलएसएम की बात करें, तो इसके साथ एलएसएम से जुड़ी बड़ी मार्केट हमने सबसे पहले अगर देखें तो एलएसएम के अंदर एप्टमा का जिक्र किया, फिर पीएचएम में बड़े वॉल्यूम वाली इंडस्ट्रीज का जिक्र किया, फिर फैसलाबाद की पाकिस्तान एशिया की बड़ी मंडी गला मंडी का जिक्र किया। तो अब एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सूतर मंडी की फैसलाबाद यौन मार्केट के अंदर पहुँचे हैं। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पायमा मौजूद हैं हमारे साथ। कैसे शामिल गुजरा साहब, क्या हालात वाक़यात इस वक्त देख रहे हैं? मंडी में रुझान क्या चल रहा है? क्या यौन की प्राइस पूरी दुनिया में, क्योंकि क्रूड ऑयल गिर रहा है, क्या उसके असरात हमारे यौन के ऊपर पड़ रहे हैं? पिछले दिनों कुछ कीमतें कम हुई, तो क्या अभी भी ये तसलसल गिरावट का जारी है या कीमतें बढ़ रही हैं? मंडी कहाँ खड़ी नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात तो ये है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है, इसमें जो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है। तो उसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल का मेन दारोमदार है हमारा, वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है। तो आपको इसके अलावा पता है कि इसके साथ कितने अदारे मुंसलिक हैं। एक्साइज इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, ऐसी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो रहे।
उसमें मेन वजह यह है कि हमारा जो रॉ मटीरियल मेन जो है एनर्जी जो है जो बिजली वो हमारी बहुत महंगी है, हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। उस बेस पे हमारा जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा उससे हम बाकी दुनिया के मुकाबले से उसके हमारा कंप्रोमाइज उससे कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो जब हमारा बाकी दुनिया के हिसाब से हम अपनी जो है अपनी कॉस्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे इस रेट पे हम काम नहीं कर सकते। इस वजह से हमारी जो बिजली है वो महंगी है, हमारे डॉलर की प्राइस जो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो भी हमारा जो रॉ मटेरियल जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है वो सारा महंगा है। इसके अलावा कोई और दूसरे मामले ऐसे भी हैं, जैसे कि हमने जो है टेक्सटाइल के बारे में हमारे जो मेन हमारी जो उसमें हम कॉटन यूज़ करते हैं, कॉटन के लिए जो है हमने को अपने जो सीड की पैदावार उसमें कोई सीड की जो बेहतरी के लिए प्रोडक्शन के लिए हमने कोई काम नहीं किया। तो इसी तरह बाकी जो जिस तरह जो हमारे जो किसान यहाँ पे फार्मर है उनको कोई सब्सिडी नहीं दी गई, ताकि वो अगर सब्सिडी उनको मिली है ताकि वो कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा करें। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में कितनी स्पिनिंग मिलें जो है वो धागा बना रही है। ज़ाहिर है वो स्पिनिंग से मिले उनको ये कॉटन सस्ती मिलेगी, फिर धागा बनाएंगे, सस्ता धागा बनाएंगी। उसके बाद फिर हमारी वो है जो हमारी इंडस्ट्री जो पावर लूम की है। उसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्टर है वो धागा इस्तेमाल करके यान इस्तेमाल करके हम जो है कपड़ा बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा गुरु साहब, दोबारा से सुपर टैक्स आ गया है, उसकी हद बढ़ा दी गई है, 30 से 50 पे ले गए हैं। क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा? क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। सुपर टैक्स का मुतालबा हमेशा से किया गया, लेकिन पहले भी लगा तो इतराज़ात आए, अब दोबारा से लग रहा है। फिर एक EPS स्कीम आई, एक्सपोर्ट फाइनेंशियल EFS स्कीम आई कि अगर आपका ख़रीदार भी रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स वेव ऑफ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? लोगों से सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सुपर टैक्स से आपने बात की है, तो देखिए पहले ही हमारे मुल्क के हालात बहुत इस वक्त जो है वो समझ लें कि हमारे काम ही नहीं हो रहा, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। उसकी मेन वजह है हमारी जो महंगाई है। उसके बाद इन्होंने जो हमारी जो अपना जो उसका जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो देख लें आप, 25% तक पहुंचा। 25% इंटरेस्ट रेट में कौन सी जो है वो फर्म या कौन सा अदारा वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो इसके साथ साथ जो इन्होंने सुपर टैक्स अब लगा दिया है, तो ये मुझे बताएं हमारे एक्सपोर्टर, हमारे पावर लूम वाले, हमारी इंडस्ट्री ये कैसे काम कर सकती है? ये इसका हल यही है कि जब तक ये हमारी इंडस्ट्री को जो हमारी के रीढ़ की हड्डी है हमारी टेक्सटाइल, जब तक उसको ये सब्सिडी नहीं देंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए सस्ती बिजली, सस्ता रॉ मटेरियल नहीं होगा, हमारे अदारे नहीं चल सकते। क्या इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर लग जाए, जो रजिस्टर्ड उनको, क्योंकि इसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा गया इंडिविजुअल। ये तो फिर ये है कि मैं भी अगर 2 लाख से ऊपर कमाऊंगा या आप भी कोई आमदन हो जाती है कि प्रॉफिट हो जाता है, फिर तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये तो फिर रजिस्टर्ड भी ज़्यादा पिस जाएंगे। देखिए जी, वो आपकी बात सही है। देखिए इस वक्त उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई हुई है, एक रजिस्टर्ड है और एक नॉन रजिस्टर्ड है। उसमें हमारे असल में हमारे आगे जो अदारे हैं ना पावर लूम वाले, वहाँ पे लोगों का रुझान नहीं है रजिस्टर्ड होने का। तो इसलिए हमारे जो एक्सपोर्टर हैं या हमारे लिए ये बड़ा मसला बनता है कि हम तो स्पिनिंग मिल से हम जो अपने नाम से माल मंगवाते हैं, आगे हमें उसको सेल करने के लिए हमारे पास रजिस्टर्ड गाहक जो है पावर लूम की शक्ल में नहीं है, वो सारा अनरजिस्टर्ड है। उसके लिए हुकूमत से हमें पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि उनसे बैठ के एक ऐसा जो है सिस्टम तैयार कर लिया जाए ताकि हम जो माल बाहर स्पिनिंग से लेते हैं उसको मंगवा के आगे पावर लूम को सप्लाई करते हैं। उसके लिए ऐसा एक निज़ाम बन जाए ताकि वो नेट के अंदर भी आ जाए, टैक्स नेट के अंदर, और ये काम भी चलता रहे। अच्छा, जरदारी साहब ने कहा है कि मैं बड़े खड़े होकर सबने तालियां लगाई उनके लिए, एप्टमा के लोग थे, गौहर एजाज साहब थे, और फिर ये भी उन्होंने कहा है कि मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए रेडी हूँ। क्या ये बहुत बड़ा मूव नहीं है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो आवाज़ें हम यहाँ प्रोग्राम के अंदर 12 कारोबारी अफराद उठा रहे थे, अब जरदारी साहब जैसे बड़ी शख्सियत जो मुल्क के अंदर है वो उठाना शुरू हो गई हैं। इसाक डार ने भी इसकी बात की है। जरदारी साहब ने कहा जो भी आना चाहे मैं तैयार हूँ। आपको मेरे ख्याल में 10-20 साल का प्लान मुतालबा कर लेना चाहिए कि ये लोग अगर बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बजाय बाद अब इकॉनमी चार्टर का साइन कर लें तो पाकिस्तान की सनत और सनतकारों को फ़ायदा तो हो जाएगा। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल जी, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठना चाहिए, जो आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करें, एक जगह बैठ के सियासत करें अपनी जगह पे, एक बैठ के जो है ये मामला हल करें। देखिए जैसे अभी जरदारी साहब ने कहा है कि इस तरह का जो हमारा जो हम जैसे चाहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल 100 अरब की उन्होंने कहा है एक्सपोर्ट का जनाब, तो कर सकते हैं। तब जब ये सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएँ, मिल बैठ के बैठेंगे, हमारे साथ मुशावरत करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये गोल अचीव करेंगे हम इंशाल्लाह।
तो आपको मार्केट के अंदर इस वक्त क्या प्रिवेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर होते थे जो इस सूतर मंडी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। आजकल पैसा डंप बहुत हो रहा है, क्या डॉलर के ऊपर फ्लक्चुएट होना चाहिए? अब डॉलर भी एक बहुत बुलंदतरीन सतह पे खड़ा है, किसी को नहीं पता क्या होगा। अगर IMF की शर्त भी अब तो पूरी होने को, मतलब वो मुआहदा होने को है, बिल्कुल किनारे पे है, चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, उधर से भी गुड जेस्चर आ रहे हैं, इधर से भी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि चीज़ें हो जाएंगी। अगर हो जाता तो फिर मामला आपको लगता है बेहतर हो सकेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि हमने जो IMF से जो डील की है उसमें बहुत हमें लेट कर दिया। हमने बहुत पहले हमें उनसे डील कर लेनी चाहिए थी। बहरहाल अभी जो सूरत हाल वो आपके सामने है, मार्केटों में खूब आलम है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, बाकी जो फैब्रिक की चीज़ें, जो बात एसेसरी की चीज़ें हैं, तो इस वक्त बिल्कुल अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हालात के मुताबिक जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो मामले जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सियासतदान, सबसे पहले सियासतदान जब तक वो इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अभी के ये परसों जो उन्होंने जरदारी साहब ने जो बात की है, सारे सियासतदान इकट्ठे बैठने की, और इस तरह आप इकट्ठे बैठ के एक जगह पे वो जो एक पेज पे बैठ के वो फैसला करेंगे, तो इंशाल्लाह ये इससे मामला बेहतर होगा। इंशाल्लाह बेहतर होंगे। एक तरफ दरामदाद के ऊपर जो पाबंदी थी उसे भी उठाई गई है, तो उसके ऊपर भी बड़ी मुस्बत राय आरा का इजहार किया जा रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेहतर डर पे चल रही हैं, आने वाले दिनों में चीज़ें हालात बेहतर हो जाएंगी। हमारी तो दुआ ये है पाकिस्तान के लिए सब कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान तरक्की के राहों पर गामजन हो, पाकिस्तान हंसता खिलखिलाता और फलता फूलता नजर आए, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में हो। अगर आसिफ ज़रदारी की इस बात को इंडोर्स ज़रूर करेंगे कि उन्होंने एक मुस्बत रुझान को परवान चढ़ाया, जो बातें ऐवानों के अंदर की बजाय बाहर हो रही थी, सनतकारों की फैक्ट्रियों में, दफातर में हो रही थी, वो अब ऐवानों के बड़े शख्सियात कर रही हैं। तो ये चीज़ें अगर लेकर चली तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान को एक मुस्बत फ़ायदा जो है इसका पहुँचेगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।